Students, this is Sai sir with your English, with your economics classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. Students, हम पढ़ रहे थे measurement of national income and we have read that कि it have three methods: produce method या value added method, which we have already read it, and second method is income method and third is expenditure. So today we have discussed on that income method. income method क्या होता है? सबसे पहले आपको इसमें हम शामिल क्या क्या चीज़ें करते हैं वो देखना है, पर उससे पहले कि हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनकम मेथड्स जो है वो क्या है. इनकम मेथड इज दैट मेथड विच measures national income in term of payment made in the form of wage, rent, interest and profit to the primary factor of production. Land, labor, capital and enterprises respectively for their productivity service in an accounting year. यानी आय विधि यानी इनकम मेथड वह विधि होता है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, प्राथमिक साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम, चार साधन होते हैं. तो ये अपनी सेवाओं के बदले में जो ये अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं प्रोड्यूस सेक्टर को, उसके बदले में जो इनकम प्राप्त करते हैं उनके जोड़ को हम इनकम मेथड के द्वारा उनको जोड़ लेते हैं. वो हमारा इनकम मेथड होता है और उसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब वो हमें किस रूप में मिलता है. भाई लेबर है, श्रम जो है उसको लेबर के मजदूरी मिलेगी, भूमि है उसके बदले किराया मिलेगा यानी रेंट मिलेगा, पूंजी है उसके बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा जो हम इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा पूंजी के बदले में, और जो उद्यम है, इंटरप्रेन्योर है, उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. तो कहने का मतलब है कि वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, हिंदी में हम कह सकते हैं मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ. ये चारों को जब हम जोड़ लेते हैं तो इनसे जो हमें आय प्राप्त होती है उसमें कुछ और ऐड करके हम राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं. लेकिन जब इन चारों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा इनकम मेथड कहलाता है. तो इनकम मेथड की डेफिनेशन ये थी बेटा, इनकम मेथड इज दैट मेथड विच मेजर नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. अब बात आती है इसको यहाँ से आगे हम कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें इस विधि से, अगर हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को मेजर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले स्टेप इन्वॉल्व इन इनकम मेथड, फर्स्ट स्टेप जो हम लेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस. सबसे पहले तो हम उन क्षेत्रों को पहचानेंगे जो उत्पादक उद्यमों की पहचान करेंगे. तो उसमें हमारा कौन सा है वो हम पहले ही बता चुके हैं. हमारे तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. तीन सेक्टर होते हैं. तीनों सेक्टर क्या क्या अपने साथ लेते हैं इनकी पहचान करेंगे. जो सेकंड स्टेप करेंगे उसके बाद हम करेंगे मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी व्हाट इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम क्या है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं साधन आय. तो साधन आय क्या है, इसमें क्या चीज़ के बदले में हम जो साधन आय होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बदले में हम उनको क्या देते हैं. तो साधन आय मैंने आपको बताया था, भाई एक मजदूर अपनी सर्विस दे रहा है, वो सेवा है, साधन सेवा है, उसके बदले में उसको मजदूरी मिलेगी. कोई किसी को पूंजी उधार दे रहा है तो उसको सेवा कर रहा है, बदले में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने साधनों को सबको इकट्ठा करके रिस्क ले रहा है और प्रोडक्शन करके जो प्रॉफिट कमा रहा है वो उसका साधन सेवा है. तो क्या क्या चीज़ है इसमें हम आपको बता सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो पहला आएगा वो आएगा कंपनसेशन. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये हमारा पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से कर्मचारियों का परिश्रम. हिंदी में इसको बोलेंगे कर्मचारियों का परिश्रम.
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है बेटा, सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि कैमरा ठीक से नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस सेकंड ये होता है जिसको हम प्रचलन अधिशेष बोलते हैं। अच्छा, कर्मचारियों का परिश्रम में क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है हमारी केस पेमेंट, ठीक है, यानी नगद मजदूरी या वेतन जिसे हम बोल देते हैं। दूसरा आता है पेमेंट इन काइंड, यानी किस्म के रूप में आए, जैसे बहुत सारी पीएफ वगैरह मिलता है, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलता है, इन सब चीज़ को। और प्रचलन अधिशेष में हम क्या शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत जो संपत्ति या उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, यानी आपकी जो संपत्ति है, उद्यमशीलता से जो आय प्राप्त होती है। ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, दोनों ही उद्यम उत्पन्न होते हैं, परंतु इसमें हम आमतौर पर जो सामान्य रूप से सरकारी क्षेत्र में प्रचलन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। प्रचलन अधिशेष में हम क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। एक तो इसमें हम करेंगे लगान या किराया, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में हमारा जो है निगम कर, अवितरित लाभ, जो अनडिस्ट्रीब्यूट टैक्स होता है वो, इन सब चीज़ को हम इसमें शामिल करते हैं। थर्ड हमारा इसमें आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, श्रम किसान होते हैं छोटे छोटे, जिनकी आय का कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसको हम बेटा कह सकते हैं, वो इसमें मिश्रित आय कह सकते हैं हम। दूसरा आता है NIF है, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। NIF है, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो वो चीज़ें तीन इसमें शामिल होती हैं। फिर बेटा थर्ड स्टेप आता है हमारा, यानी वो तो मैंने आपको बता दें, दूसरे पे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, तीसरे पे हमारी मिक्स्ड इनकम आएगी, मिक्स्ड इनकम, जिसमें अभी ये सारी चीज़ें बताई थी। और चौथा होता है हमारा NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है बेटा। तीसरा कदम हमारा होता है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी इनकी जो फैक्टर साधन आय, इनका अनुमान हम कैसे लगाते हैं। तो बेटा वो हम लगाते हैं। उसके बाद अब हमारा लास्ट बन जाता है कि ये क्या हो जाता है, अब ये जो तीन चीज़ें हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीन चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, यानी 1 + 2 + 3, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, कर्मचारियों का प्रचलन, प्रचलन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस और स्वयं निजित मिश्रित आय, तीन, इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये बन जाता है हमारा NDP एट द फैक्टर कॉस्ट, NDP एट द फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बन जाता है फैक्टर कॉस्ट पर। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था GDP और GDP मार्केट प्राइस पर, उसमें क्या करके हम ये निकाल लेते हैं NDP, ये होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बिल्कुल शुद्ध हमारी राष्ट्रीय आय होती है, केवल हम इसमें जो D है डोमेस्टिक को N करेंगे, बस नेशनल करेंगे। तो हम क्या कर देंगे इसमें, प्लस में इसमें NIFA जोड़ देंगे, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये जब हम जोड़ देंगे तो ये D जो है ना, ये N में बदल जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा फिर, ये NP फैक्टर कॉस्ट पर, यानी नेट नेशनल इनकम फ्रॉम एट द फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है, नेशनल इनकम हम इसको कह देते हैं। तो बेटा ये है आपकी बुक में है, एक बार और चेक कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से आप डिस्कस कर लेना। उसके बाद लास्ट बचेगी इसकी प्रिक्यूशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड, वो हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।